हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर की बात करूं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर तक का इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं इसे 2 क्लास पूरी तरीके से 0 to end सब कुछ खत्म कर दूंगा एज पर लेटेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस 2023। तो ध्यान से अच्छे से क्लास समझना क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम रियल लाइफ में कहीं ना कहीं क्लास इंप्लीमेंट करते हो। और इकोनॉमी के बारे में बेहतर समझने के लिए चैप्टर, बजट चैप्टर और ये जो अगला चैप्टर आएगा बीओपी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस चैप्टर का नाम है। तो मेरे पास दो चीजें हैं, सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। किसी भी कंट्री की करेंसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन करेंसी, या फिर इसी को क्लास क्या कह सकते हो आप, फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम बात करें अमेरिका, तो अमेरिका में चलता है क्लास डॉलर। तो ये जो डॉलर है ये हमारे लिए क्या है क्लास, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं बात करूं क्लास यूके, तो यूके में चलता है पाउंड। तो ये पाउंड हमारे लिए फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में चलता है युआन, जापान में चलता है येन। तो ये इनकी फॉरेन, हमारे लिए क्या होगी, फॉरेन करेंसी। यूरोप कंट्री की बात करें तो यूरोप में चलता है क्लास यूरो। तो ये सारी की सारी करेंसी क्लास हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा है, इसको कहते हैं फॉरेन करेंसी। अब हमें अगर ये चीजें खरीदनी है तो हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे 78 रुपए, 8 रुपए मतलब 78 रुपए देने पड़ेंगे। वी हैव टू पे 78 रुपीज फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसी रेट को हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर मैं बोलूँ ये पेन और इस पेन का कितना प्राइस है, उसी तरीके से बोलूंगा ये डॉलर, तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज। इस डॉलर का कितना प्राइस है, ये हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है क्लास, इट इज द रेट, इट रेफर्स टू द रेट at which 1 unit of foreign currency can be exchanged for number of units in domestic currency। फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को, $1, $1, €1, €1 को पाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी में जो हम पेमेंट करते हैं, इस रेट को, इस भाव को, इस प्राइस को हम कहते हैं क्लास फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप सिंपल सीधी भाषा में कह सकते हो, इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी यानी इन रुपीज, इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि डॉलर, यूरो, पाउंड, आप कुछ भी कह लो। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को पाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी में अपनी जितनी यूनिट्स को दे रहे हैं, उस भाव को, उस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब सवाल आ सकता है कि सर हमें डॉलर चाहिए क्यों, हमें यूरो, पाउंड, हमें क्या जरूरत है इसकी। कुवैत दिनार जो है वो लगभग 200 से भी ज्यादा रुपए का है। एक कुवैत दिनार जो है, ठीक है, कुवैत का जो दिनार है वो 200 से ज्यादा रुपए का है। तो अब हमें क्यों चाहिए दिनार, सबसे बड़ा सवाल ये आ सकता है ना मन में। तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई वे डिमांड फॉरेन करेंसी। सर हमने तो आज तक डिमांड नहीं करा फॉरेन करेंसी का, या मैं भी करा भी होगा, काफी बच्चों ने नहीं करा होगा। तो मैं आगे चल के इसी चैप्टर में, आज ही की क्लास में पार्ट 1 के अंदर मैं रीजन बताऊंगा कि हम लोगों को फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए होता है और क्यों ये चैप्टर हम लोगों को इतना इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अगर मुझे $1 चाहिए क्लास, तो मुझे 78 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। इस हिसाब से ₹1 की जो वैल्यू है वो 1/78 है, यानी क्लास 1/78 जो है ये ₹1 की वैल्यू है। यानी कि पहले मैं जो पढ़ाता था क्लास लास्ट ईयर, वो थोड़ा सा कम था, ₹70 के आसपास था। उससे पहले भी पढ़ाया था तो क्लास ऐसी 68, थोड़ा कम होते होते 45-50 रुपए का रेट चल रहा था। और आज क्लास ये रेट लगभग जो है वो 78 यानी कि 80 के आसपास, अभी 79-80 के आसपास पहुंच गया। मे बी आज की डेट पे अगर आप देखो तो शायद ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि क्लास ये रेट चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि आप इसको पकड़ के बैठ जाओ। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस फॉरेन करेंसी को, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को पाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी की जो यूनिट दे रहे हैं, दिस एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री की, ऐसी बहुत सारी और कंट्री हैं जहां पे हम अगर अपना ₹1 दे दें तो उनका 300-400 हमारे पास आ जाए। ऐसी भी जो है कंट्री है, इनमें से इंडोनेशिया एक कंट्री है जहां पे क्लास हम उनकी ढेर सारी करेंसीज को ले सकते हैं अपने ₹1 को देकर, राइट। चलो, तो आपको समझ आ गया क्लास फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग। अब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है।
सबसे पहला है यहाँ पे, सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाम से पता पड़ रहा होगा ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लोटिंग है, ये चेंज होता रहता है, और ये मैनेज फ्लोटिंग यानी कि क्लास इन दोनों का हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्स, इन दोनों को मिलाकर क्लास वो बन जाएगा, थोड़े से फीचर इसका, थोड़े से फीचर इसके, और वो बन जाएगा मैनेज फ्लोटिंग। और सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, मैनेज फ्लोटिंग। एक एक करके धीरे समझेंगे क्लास। मैनेज फ्लोटिंग एक चैप्टर में और भी था, मैंने तब आपको बताया था क्लास की जो आप मनी बैंकिंग में जो बैंक्स है, बैंकिंग के जो फंक्शंस है, बैंक के सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है, उनमें क्लास एक जगह आया था मैनेज फ्लोटिंग। तो आज हम मैनेज फ्लोटिंग को भी अच्छे से खत्म कर देंगे। सो आपको ये समझ आ गया कि फॉरेन करेंसी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए जो पैसा देना पड़ता है, जो भाव है क्लास सेट हुआ कि आपको $1 चाहिए तो इतना देना पड़ेगा, 2 इतना, 3 इतना, इस हिसाब से जिस रेट की अगर हम बात करते हैं उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये 3 टाइप का होता है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की। So, fixed exchange rate system is a rate of exchange which is fixed by the government. अब नाम से ही ये चीज क्लियर है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो किसी ना किसी ने तो फिक्स किया होगा एक्सचेंज रेट को। तो जब ये रेट सरकार फिक्स करती है तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हिस्टोरिकली इसके 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल या वेरिएंट्स कह सकते हो। सबसे पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड। पुराने जमाने में क्या होता था 1920s के टाइम पे कि अगर तुम्हें किसी भी बाहर कंट्री की करेंसी चाहिए ना तो तुम्हें बदले में गोल्ड देना पड़ेगा। यानी कि हर कंट्री ने ना अपनी करेंसी की वैल्यू को ना गोल्ड में सेट कर दिया था कि अगर आपको $1 चाहिए तो भाई 4 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, 1 पाउंड चाहिए तो 6 ग्राम गोल्ड। इंडिया ने भी कह दिया भाई 4 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। अगर आपको क्लास 1 इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी चाहिए तो हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट कर दिया। ठीक है, आपको तो पता ही है क्लास पहले गोल्ड से कितना ज़्यादा एक्सचेंज होता था, तो हर कंट्री ने गोल्ड में सेट कर दिया। अब किसी भी कंट्री की करेंसी अगर आपको चाहिए तो भैया आप फिर गोल्ड दो, गोल्ड लेकर आप करेंसीज को लो। लेकिन इसमें काफ़ी बड़ी समस्या क्या थी कि हर कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व उतना नहीं था जितना, मतलब ऐसा तो नहीं ना हर कंट्री के पास गोल्ड सेम ही होगा। हर कंट्री के पास हर चीज़ सेम नहीं होती। किसी के पास पेट्रोल ज़्यादा है, किसी के पास पानी ज़्यादा है, किसी के पास एल्युमिनियम है, किसी के पास आयरन है। हर कंट्री का अपना अपना सोर्स है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। आजकल के टाइम पे क्लास ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बंद ही हो गया, अब नहीं चलता है, अब फ्लेक्सिबल चलता है। बताऊंगा आगे चल के। सो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बिफोर 1920 गोल्ड वॉज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज between the currencies of different country. Each country was to define the value of its currency in terms of gold. Accordingly, the value of one currency in terms of other currency was fixed considering the gold value. तो हर कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू सेट हो गई वो गोल्ड में सेट हो गई। लाइक एक यूके पाउंड के लिए 4 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, एक यूएस डॉलर के लिए 2 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। मतलब अगर आप $2 दोगे तो 1 यूके पाउंड आपको मिल जाएगा। ये एक्सचेंज रेट था बिटवीन यूके पाउंड एंड यूएस डॉलर। और ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है इसको मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी भी कहते हैं। मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी। दूसरा है ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो डॉलर है उसको प्रायोरिटी दी गई। कभी आपने सोचा है कि हर जगह डॉलर की ही प्रायोरिटी क्यों रहती है? जब भी बात करते हैं किसी भी फॉरेन करेंसी की तो डॉलर ही क्यों आता है? क्योंकि क्लास इस टाइम पे डॉलर को प्रायोरिटी दी गई थी। डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कॉमनली एक्सेप्टेड है किसी भी कंट्री में। अगर आप रियली में, ये मैं ट्रू बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ, अगर आप कहीं बाहर किसी कंट्री में घूमने जाते हो, आपके पास डॉलर कैरी करके जाते हो तो एक्सचेंज करना आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब कि डॉलर देकर आप किसी भी कंट्री करेंसी ले सकते हो। लेकिन अगर आप हमारी कंट्री करेंसी लेके बहुत सारी कंट्री में जाओगे तो क्लास शायद वहाँ पे उसको एक्सेप्ट ना करें। सिर्फ जो एयरपोर्ट है या जो क्लास पर्टिकुलर बॉडी है वही उसको एक्सेप्ट करेगी, हर कोई एक्सेप्ट ना करे। बट यूएस डॉलर इज कॉमनली एक्सेप्टेबल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर वॉज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री। डिफरेंट करेंसीज आर रिलेटेड टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर। तो तुम्हें अगर किसी भी कंट्री की करेंसी चाहिए तो पहले तुम डॉलर खरीदो। यहाँ तुम गोल्ड खरीद रहे थे, यहाँ तुम डॉलर खरीद रहे थे, तो डॉलर को प्रायोरिटी दी गई। जो यहाँ गोल्ड का रोल था वो ब्रिटन वुड सिस्टम में डॉलर का हो गया। इसे एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं या पैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या इसे पैगिंग भी कह सकते हैं। ओके, डन।
सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम है जहां पे एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है क्लास? गवर्नमेंट फिक्स करती है। और हर कंट्री की गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट करती है, जब इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जब वही कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर में सेट करती है, उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। आज की डेट पे दोनों नहीं चलता है, आज की डेट पे चलता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले साल तक या उससे पहले भी सिलेबस के अंदर नहीं था, बट सीबीएसई ने अपने सिलेबस में क्लास ये चीज़ें इंक्लूड करी हुई हैं। सीबीएसई का जो सिलेबस आया हुआ है उसमें उन्होंने ये चीज़ इंक्लूड करी हुई है, जिसकी वजह से क्लास मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। मुझे भरोसा है क्लास की बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं पूछी जाएंगी, बट हाँ, आपको अगर आ भी गया तो 2-3 नंबर का तो अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, राइट। चलो, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो इसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो घाटा होगा इसका। तो सबसे पहला फायदा क्या है इसका कि भाई एक्सचेंज रेट स्टेबल है। अब अगर सरकार ने एक्सचेंज रेट को सेट कर दिया, सो इट इज फिक्स्ड, इट इज स्टेबल। आप भैया इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज कर सकते हो लेकिन अभी तो और कोई चेंज नहीं कर सकता इसको। आज की डेट जैसा नहीं है, आज आपने कुछ और देखा डॉलर का रेट, कल देखना कुछ और होगा, एक महीने बाद कुछ और होगा, एक साल बाद कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पे रेट क्योंकि सरकार ने फिक्स किया है तो ये रेट फिक्स है भैया, ये चेंज नहीं होने वाला फिलहाल, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड वो प्रमोट होता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, यानी कि अगर एक्सचेंज रेट फिक्स है तो बाहर से कोई आके यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उसे डर नहीं रहेगा कि कल को कितना कम हो जाए, कितना ज़्यादा हो जाए, कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू कितनी बढ़ा दे, कितनी घटा दे, डर नहीं रहेगा उसको। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा प्रमोट होगा, ठीक है। आज की डेट पे क्या हो रहा है, डॉलर जैसे स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन करेंसी कमजोर हो रहा है, तो लोग इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकाल ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्लास इंडिया को नुकसान हो रहा है। तभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप देखो ना, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है आजकल टाइम पे, वो यही रीज़न है। लेकिन अगर ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो तो इसका डर थोड़ा कम हो जाता है। प्रिवेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, कोई भी स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, इसमें क्लास एक्टिविटी में नहीं आ पाता। क्यों? रेट सरकार ने सेट कर रखा है। आज मार्केट में कितनी से सट्टेबाजी होती है, तो वो सट्टेबाजी यहाँ पे नहीं हो पाती। अगला है, लेकिन एक क्लास मेरिट ये भी है कि नो फ्री मार्केट, फ्री मार्केट नहीं है क्लास, सरकार का कंट्रोल है और सरकार अपने हिसाब से प्राइस को सेट कर सकती है, राइट। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है क्लास? डिसएडवांटेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या है? यूज गोल्ड रिजर्व रिक्वायर्ड। भैया तुम्हें अगर किसी भी कंट्री की करेंसी चाहिए तो तुम्हारे पास क्लास गोल्ड रिजर्व होना चाहिए। अब उन कंट्री का क्या जिनके पास गोल्ड ही नहीं है, जिनके पास बहुत कम गोल्ड है, वो एक्सचेंज कैसे करेंगे? तो ये प्रॉब्लम थी। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग एक्सचेंज रेट, अब सरकार कैसे सेट करेगी कि हम कितनी वैल्यू रखें? हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू रखती है। अब गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि यार हम इसका कीमत कितना रखें, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम वैल्यू कितनी रखें। दूसरी बात, कई बार शिकायत होती थी कि किसी कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू कम रख दी, किसी कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा रख दी। भैया हमें, मान लो कोई कंट्री कहती है, डॉलर यूएस कहता है भाई हमें आप 5-6 ग्राम गोल्ड दो, तो भैया आपने किस बेसिस पे रख दिया? तो कोई लोग ऐसा कह सकता है कि इन्होंने बेमतलब का बढ़ा के रख रखा है करेंसी, ताकि हम कोई चीज़ खरीदें तो हमें महंगा पड़े। तो इस हिसाब से क्लास की शिकायतें रहती थी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की। चलो, अब आते हैं सेकेंड, सबसे प्यारा है क्लास जो आज भी चल रहा है, दैट इज फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये वो एक्सचेंज रेट है जो सरकार सेट नहीं करती, ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्री है। रेट क्लास कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी एक इंसान का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये डिपेंड करता है फ्री मार्केट फोर्स पे, यानी ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। किसी करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका प्राइस क्या है। इट इज़ द रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन अदर वर्ड, flexible exchange rate is determined by the market forces. The exchange rate which is in which demand for foreign exchange is equal, जहाँ पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं क्लास उसको? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज।
सो फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं क्लास? जो रेट डिमांड सप्लाई फैक्टर पे आधारित होता है, कि डिमांड, और जैसे गोल्ड का रेट है, अभी आप देखो गोल्ड का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज, शेयर मार्केट, ये सब क्या है क्लास? फ्री मार्केट फोर्स है, यानी कि मार्केट में डिमांड सप्लाई कितनी है उस बेसिस पे रेट डिसाइड किया जाता है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। और जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई आपस में बराबर रहती है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। मैं आगे चल के दिखाऊंगा अभी आपको डायग्राम बना के। अब इसका फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा, इक्विलिब्रियम लेवल इज डिटरमाइंड। पहले क्या होता था, फिक्स था, तो जो सरकार ने सेट कर दिया वही सही है। लेकिन अब क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो ये लोग डिमांड देखते हैं कि भाई फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई कितनी हो रही है, उस बेसिस पे, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, जहां डिमांड सप्लाई बराबर रहता है, एक रेट ये डिसाइड करते हैं, जिस रेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो फ्लेक्सिबल का यही फायदा है कि हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का पता लगा सकते हैं कहां पे डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है। नो नीड ऑफ यूज गोल्ड रिजर्व, आपको बहुत ज्यादा गोल्ड इकट्ठा करने की अब जरूरत नहीं है, फिक्स में जरूरत थी, फ्लेक्सिबल में जरूरत नहीं है। फ्री मार्केट है, नो अनवांटेड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कोई भी अनवांटेड कंट्रोल नहीं है। नो प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन, पहले अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम होती थी, बट अब अंडर और ओवर वैल्यूएशन की ऐसी कोई समस्या नहीं है। पर कुछ घाटा भी है इसका, जैसे मार्केट बहुत इनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, इनस्टेबल है। कल को उठ किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता, कल को क्या होने वाला, आपके 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ की 100 करोड़ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, सट्टेबाजी होती है क्लास, मार्केट में प्राइस तुरंत ऊपर तुरंत नीचे चला जाता है, कुछ कह नहीं सकते। क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में क्या होता है क्लास, अगर कंट्री में अगर आप देखोगे, अभी जैसे करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ क्लास, तो फ्लेक्सिबल मार्केट है, कब डाउन हो जाए मार्केट कुछ नहीं पता, कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ती चली जाए। जैसे आज की सिचुएशन में स्टॉक मार्केट डाउन है, पूरा का पूरा इंडिया से लोग इन्वेस्टमेंट निकाल के ले जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डॉलर का रेट लगभग 80 पहुंच गया है, इससे महंगाई बढ़ती है। और रिस्क रहता है क्लास फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फॉरेनर्स कब निकल जाएं अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के, कुछ नहीं पता। मतलब वही है ना, अगर तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा हालत खराब है, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं देगा, सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अच्छी स्ट्रांग हो, हर कोई आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब उनकी वैल्यू कम हो रही है। भैया अगर मेरे पास $1 था, ठीक है, इन्होंने इंडिया में $100 लगाया था, $1000, 1000 करोड़ लगाया था, तो भाई उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती चली जा रही है, भैया वो निकाल के ले जा रहे हैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और क्लास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम आ रहा है। ये इसके डीमेरिट्स हैं। ओके, थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग, या इसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। ये हाइब्रिड रेट ऑफ एक्सचेंज है। अब ये क्या है, मैं तुम्हें पहले समझाऊंगा अच्छे से, फिर चल के क्लास हम लोग इसको आराम से रीड करेंगे, राइट। अब होता क्या है, फिक्स्ड में रेट कौन डिसाइड करता है क्लास? गवर्नमेंट, ठीक है। और आरबीआई कौन है क्लास? आरबीआई को आप कह सकते हो गवर्नमेंट की एक आप कह सकते हो सलाहकार कह सकते हो। आरबीआई जो है वो सरकार को सलाह देता है, आप ऐसा कह सकते हो, राइट। आपने फंक्शंस में भी पढ़ रखा होगा, आरबीआई के जो फंक्शंस है उनमें आपने पढ़ रखा होगा, राइट। और फ्लेक्सिबल में कौन डिसाइड करता है क्लास? डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स, कि फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी हो रही है। ओके, जब डोमेस्टिक करेंसी हेवीली डेप्रिशिएट हो रही है, 70 हो गया डॉलर का रेट, फिर 72 हो गया, फिर हो गया 75, फिर हो गया क्लास 80, तो जब डोमेस्टिक करेंसी, इसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मैं अगली क्लास में डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन की बात करूंगा, बट फिलहाल अगर मैं तुमसे हिंदी भाषा में सिंपल सीधी भाषा में समझाऊं, तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक करेंसी है ना, वो बहुत कमजोर होती चली जा रही है। हियर डोमेस्टिक करेंसी इज लेस वैल्यूएबल, ये कमजोर होती चली जा रही है। 70, 72, 75, 80, सोचो यार, मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे पहले $1 के लिए, अब मुझे 80 रुपए देने पड़ते हैं। मान लो $1000 का आईफोन आता है, $1000 का आईफोन है, तो पहले 70,000 का पड़ता था मुझे आईफोन, आज वो 80 का हो गया, तो मुझे 80,000 का पड़ रहा है। यानी कि मेरा रुपया कमजोर होता चला जाए, मेरा बहुत ज्यादा पैसा है पर उसकी वैल्यू कम है। ओके, अब इस सिचुएशन में आरबीआई को क्या लगता है, यानी गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई, उसे क्या लगता है क्लास की, तो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, तो आरबीआई क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ना डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ा देता है। आप सबको पता है कि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर कंट्री का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इनके पास फॉरेन करेंसी का भंडार है।
तो ये फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ाने लग जाते हैं। ये देश के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ाते हैं, और किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। शुरू शुरू में कोविड टाइम पे मास्क, सैनिटाइजर महंगे आ रहे थे, लेकिन जब और लोगों ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, कंपनी ने सब बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसका प्राइस कम हो गया सप्लाई बढ़ने से। तो आरबीआई कहती है कि भाई 78 रुपए में आप हमसे ले लो डॉलर। आरबीआई कहती है कि 78 रुपए का हमसे ले लो, तो 80 रुपए का कौन खरीदेगा फिर? कोई नहीं खरीदेगा। तो मार्केट रेट क्या हो गया? 78 पे क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो यानी कि जब डोमेस्टिक करेंसी हैविली डेप्रीशिएट होती चली जाती है, इसकी वैल्यू बहुत गिरती चली जाती है, तो आरबीआई फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा के इस रेट को एक लिमिट तक मेंटेन करने की कोशिश करती है, क्योंकि इससे सरकार का भी नुकसान है। सरकार को भी बहुत सारी पेमेंट डेली बेसिस पे बाहर करनी होती है, तो डॉलर अगर महंगा हो जाएगा तो उनकी पेमेंट ज़्यादा होगी। भाई हमें तो चलो 70,000 की चीज़ 80,000 में पड़ेगी, सरकार को 70,000 करोड़ की चीज़ 80,000 करोड़ की 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन करेगा उसको उतना नुकसान होगा। सरकार कोई 1-2 हज़ार का 10,000 का थोड़ी करती है ट्रांजेक्शन, करोड़ों का होता है। तो सरकार इसको लिमिट में करना चाहती है। तो इस सिचुएशन में कंट्रोल किसका है? डिमांड। देखो फ्लेक्सिबल तो है ही, लेकिन कंट्रोल सरकार ने डाल दिया, तो ये दोनों का क्या हो गया? मिक्स हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड रेट ऑफ एक्सचेंज, या डर्टी फ्लोटिंग, या मैनेज फ्लोटिंग। राइट, अब आप पढ़ो जरा लाइन, अब आपको समझ आएगा। It is system in which exchange rate is determined by the market forces. Exchange rate market ही decide करता है of demand supply को देखते हुए in international money market. But when domestic currency is heavily depreciating, जब डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रीशिएट होता चला जाता है, then Reserve Bank of India intervenes to प्लेस सम इन्फ्लुएंस। तो आरबीआई कुछ इन्फ्लुएंस डालना चाहता है ऑन द एक्सचेंज रेट, सो दैट इट रिमेन्स विद इन द डिजायर्ड लिमिट, ताकि ये डिजायर्ड लिमिट्स के अंदर है। इसको हम लोग बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। यहाँ पे आरबीआई सेल करता है क्या? फॉरेन एक्सचेंज इन इंटरनेशनल मनी मार्केट, सो दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, और अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो रेट घट जाएगा। इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग, और इसको क्लास हाइब्रिड रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये मिक्स है, किस किस का? फ्लेक्सिबल का और फिक्स्ड का। तो आप ध्यान रखना, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो आरबीआई उसे कंट्रोल करता है, आरबीआई इन्फ्लुएंस डालता है, आरबीआई किसी तरीके से चाहता है कि भैया ये रेट इतना ज्यादा ना गिरे, कल को दिक्कत हो। इसीलिए इसे मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। राइट, अब आ गया क्लास आपका क्वेश्चन जो आपने शुरू में पूछा था, सर हमें डॉलर की जरूरत क्यों है? व्हाई वी रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहला आंसर, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री। अगर मुझे यूएस से सामान खरीदना है, अलग अलग कंट्री से कुछ भी सामान खरीदना है, तो मुझे उन्हीं की करेंसी में उनको पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे डॉलर चाहिए। मैं जिस भी कंट्री का सामान खरीदूंगा मैं उसकी पेमेंट उन्हीं की कंट्री में दूंगा। अब मैं अमेरिका में जाके क्लास इंडियन रुपी दूंगा तो वो कैसे पहचानेंगे? अब आप इंडिया में ही समझ लो, तुम घर बैठे हो, तुम्हें कोई अमेरिकन आए और आके क्लास तुम्हें डॉलर दे दे, तुम बोलोगे भाई कौन सा नोट है ये? नोट भी है कि नहीं है? कौन सा कागज है? इसके अंदर किसकी फोटो है? गांधी जी की फोटो तो नहीं है इसके अंदर भैया। समझ रहे हो? तो टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्री से खरीदते हो तो भैया आपको क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी। टू परचेज एसेट्स लाइक लैंड, शेयर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा इन अदर कंट्रीज, अगर आप बाहर कंट्री से लैंड खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, तो तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। इवन अगर तुम इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करते हो, पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अगर तुमने क्लास देखो बाहर सामान खरीदो, बाहर प्रॉपर्टी खरीदो, बाहर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, या फिर क्लास तुम किसी बाहर कंट्री के लोन की पेमेंट करोगे, तो जो भी पेमेंट तुम बाहर वालों को दोगे वो उन्हीं की करेंसी में दोगे। अगर किसी को गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी भी देना चाहते हो बाहर, तो आप उन्हीं की करेंसी में दोगे, जिसकी वजह से तुम्हें उनकी डिमांड है, उनकी करेंसी की डिमांड है। इवन फॉरेन एक्सचेंजेस नीड टू अंडरटेक फॉरेन टूर, अगर आप यूएस में टूर लेना चाहते हो तो भैया तुमको डॉलर चाहिए। अगर तुम लंदन घूमना चाहते हो क्लास, तुमको पाउंड चाहिए वहाँ पे। अगर तुम यूरोप जाना चाहते हो, पेरिस जाना चाहते हो, तो तुम्हें भैया यूरो की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? अब कई बच्चे बोलते हैं सर हमने तो देखो, मान लो हमने आईफोन लिया हुआ है, अब हमने आईफोन ले रखा है, तो हमने तो अमेरिका से लिया हो, लेकिन हमने पेमेंट तो रुपए में की है। बेटा तुमने रुपए में की है क्योंकि तुम फाइनल कंज्यूमर हो, पर जो दुकानदार अमेरिका से तुम्हारे लिए मंगवाया है, इंपोर्ट किया है, उसको उसने तो डॉलर में दी होगी ना। तो मतलब वो तुम्हारे बिहाफ में डिमांड कर रहा है, हम क्यों डिमांड करेंगे? हम कहाँ से एक्सचेंज कराएंगे? राइट, तो दुकानदार करवाता है, हम नहीं कराते।
तो फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू अनटेक फॉरेन टूर लेने के लिए और गिफ्ट डोनेशन चैरिटी देने के लिए, बाहर कंट्री से सामान खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इन सब रीजन से हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, हम लोग बाहर की चीज़ों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, उनकी चीज़ें खरीदते हैं। तो सवाल कैसा आ सकता है पेपर में 3 नंबर तक का, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, व्हाट आर द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, क्यों फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। ओके, दूसरा ये डायग्राम है क्लास डिमांड का, ठीक है, ये डायग्राम किसका है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इधर आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अगर आप देखोगे ना तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ना तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। सीधी सी बात है, $1.50 का था, 70, 80, 90 का हो रहा है, तो हम बाहर प्रॉपर्टी कम खरीदेंगे, हम टूर कम लेंगे, हम बाहर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, हम कम गिफ्ट चैरिटी देंगे या नहीं देंगे। तो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। और ये बात सबको पता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब मेरी बात को उल्टा मत समझना, मतलब अगर मैं बोलूं फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट के घटने की वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। तो आप यहां से पढ़ोगे, उल्टा नहीं पढ़ोगे आप यहां से कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का असर डिमांड पे, मैं डिमांड का असर रेट पे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं रेट का असर डिमांड पे। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, मैं ये नहीं कह रहा डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं प्राइस अप होगी तो डिमांड डाउन होगा। दोनों बातों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, मैं कभी बात करूंगा अगली क्लास में हो सके तो। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, इसे डायग्राम डाउनवर्डली स्लोपिंग है, ये बिल्कुल डिमांड की तरह है, जैसे किसी सामान का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम होगी, सिमिलरली डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर की डिमांड कम होगी। There is an inverse relationship between demand for foreign exchange and foreign exchange rate. Increase in foreign exchange rate leads to decrease in demand for foreign exchange and vice versa. Please ये डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वही है 11th में जो आपने डिमांड पढ़ा था ना वैसा ही है, बस यहाँ पे सामान की जगह फॉरेन करेंसी है। अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई, कब हमारे पास फॉरेन करेंसी आता है क्लास, और सोर्सेज क्या है फॉरेन करेंसी की सप्लाई का। तो सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया से अगर इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम बाहर कंट्री को जितना ज़्यादा बेचेंगे ना तो हमारे पास जो पेमेंट आएगा वो डॉलर का आएगा, तो हमारे पास क्लास डॉलर आने लगेगा। ये सप्लाई में डॉलर का इनफ्लो होता है, डिमांड में डॉलर का आउटफ्लो होता है, राइट। बाहर कंट्री से अगर कोई इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहेगा तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगा। बाहर कंट्री से गिफ्ट डोनेशन चैरिटी अगर आता है तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। वो एयरपोर्ट पे आके चेंज होकर हमें रुपए मिल जाता है, बट हमारे कंट्री में करेंसी आता है। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑल्सो कम्स व्हेन टूरिस्ट कम्स इनटू होम कंट्री। तो जब बाहर से घूमने के लिए टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, तो जब टूरिस्ट इंडिया के अंदर आएंगे क्लास तो वो भी क्लास फॉरेन करेंसी को लेके आएंगे, इंडिया में एक्सचेंज करा के हमें रुपए देंगे, बट फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ सप्लाई। तो ये क्वेश्चन ये पूछा आ सकता है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों की जाती है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई कब होती। सप्लाई में हमारे पास फॉरेन करेंसी आता है, डिमांड में फॉरेन करेंसी जाता है। प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप था, बट फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना बढ़ेगा फॉरेन करेंसी की सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा क्लास रेट बढ़ता चला जाएगा हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी उतनी ज़्यादा आती चली जाएगी। हम चाहेंगे कि हमारे पास ज़्यादा आए। अच्छा बताओ, गोल्ड या डायमंड क्या ज़्यादा रखना पसंद करते हैं? जो महंगा होता है, लाइक डायमंड हम चाहते हैं ज़्यादा आए हमारे पास, राइट। सिल्वर गोल्ड में हम चाहते हैं गोल्ड हमारे पास ज्यादा है। सो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा।
फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई घटेगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डिमांड का उल्टा समझ लो, डिमांड में डाउनवर्ड स्लोपिंग इनवर्स रिलेशनशिप, सप्लाई में अपवर्ड स्लोपिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप, सेम टू सेम। यही आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ रखा था, राइट? चलो, तो फाइनली क्लास लास्ट में हम एक लाइन और देख लेंगे, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर होगी, उस रेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। नीचे डिमांड सप्लाई, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्स वाई। मैक्रो में ही थोड़े बहुत डायग्राम है, तो जितने ज़्यादा आप बना सकते हो, जहाँ भी आपको मौका मिले, बहुत अच्छा आएगा क्लास। आपके पेज भी ज़्यादा भरेंगे, आपको क्लास डायग्राम बनाओगे, आपकी कॉपी के क्लास एक्सप्लेनेशन भी आप अच्छे से कर सकते हो। इसी को एक्सप्लेन किया है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, डी डी क्या है, एस एस क्या है, पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, OR is equilibrium price, OQ is equilibrium quantity, and where demand for foreign currency is equal to supply for foreign exchange is equal to equilibrium. इसको बोलते हैं equilibrium. Where DD is equal to SS is equilibrium point. It is the rate at which demand for foreign exchange and supply of foreign exchange are equal. बस फिर आपने इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया कि इन गिवन डायग्राम में ये है वो है, पेपर में अच्छा सा आपने साइज का एक डायग्राम बना दिया, एंड दैट्स इट, खत्म। ओके, तो डिमांड पढ़ लिया, सप्लाई पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, फॉरेन करेंसी के फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ लिया, और उसके 3 हमने टाइप्स भी पढ़ लिए। तो काफ़ी कुछ आज की क्लास में हमने पढ़ लिया, क्योंकि मुझे इसे 2 क्लासेस के अंदर खत्म करना है। आई विल ट्राई कि मैं अगली क्लास में ट्राई क्या कर ही दूंगा किसी भी कीमत पे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट प्लीज़ सपोर्ट करो। आप मुझे बताओ कि थोड़ी सी लंबी हो जाती है अगर वीडियो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसी चीज़ को मैं 3 पार्ट में कवर करूँगा, 3 दिन लगेंगे। 2 पार्ट में कवर करूँगा, 2 दिन लगेंगे। जितनी जल्दी हम लोग सारी चीज़ें खत्म कर लेंगे अच्छे से, तो मुझे लगता है कि उतना लास्ट में हम लोग वन शॉट कर पाएंगे। सैम्पल पेपर, MCQ भी बनाना है, और सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, मॉक टेस्ट बनाना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन हमें बनाने हैं क्लास। थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेके चलना है क्लास, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है हमें, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा रिजल्ट रह सके। बस आप सपोर्ट करते रहना है। इसी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है क्लास आपसे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी शेयर कर सकते हो। बाकी क्लास देखो, मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए अकाउंटेंसी की और बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, तो आप मेरे साथ साथ BST अकाउंट्स को भी खत्म कर सकते हो। डेली बेसिस पे अकाउंट्स की वीडियोज़ आ रही हैं, ताकि क्लास जल्दी जल्दी क्लास आपका तीनों का सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे पहले, पूरे यूट्यूब में सबसे पहले आपका सिलेबस क्वालिटी कंटेंट देकर क्लास में सबसे पहले खत्म कर सकूं। बाकी टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।